ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर। एक मिनट, काउंटर करंट एक्सचेंजर बोला था। एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, जैसे 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 हम अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब हम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम किस तरफ जाएंगे, मेड्यूला की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, मुझे बताना कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कमेगी। केवल इस बात का जवाब दो। कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बाहर की तरफ आएंगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो अब आप मुझे बताना जरा, हम इसकी बात कर रहे हैं, मान लो अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, पानी को निकालेगा। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप मुझे बताना जरा, कंसंट्रेशन कम करनी है, सॉल्ट को निकालेगा। और ये तो फ्रीली परमिएबल होता है, ये बस एक्सचेंज करता है। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ, जब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये सोडियम को खींच लेगा, उन सोडियम को जिसको इसने बाहर फेंका था। जब ये ऊपर जाएगा तो उन सोडियम को बाहर फेंक देगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर जाने में क्या हो रही है, कम। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताना जरा, बायो मॉलिक्यूल तो बहुत ही सिंपल सा है। बायो का मतलब लिविंग और मॉलिक्यूल्स का मतलब आप जानते हो, मॉलिक्यूल्स का मतलब आप जानते हो। अब आप मुझे बताओ, एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। यदि एक सिंगल यूनिट है तो उसको हम मोनोमर बोल देंगे, और उसी को जोड़ के हमने बड़ा सा यूनिट बना दिया तो उसको हम पॉलीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको पॉलीमर बोलेंगे। बन जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, जैसे इसका एग्जांपल, मोनोसैक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड लिपिड्स, दे ऑल आर मोनोमर। अब देखो जरा, मोनोसैक्राइड से पॉलीसैक्राइड बन जाएगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, लेकिन लिपिड से आगे कोई भी पॉलीमर नहीं बनता। याद रखना, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर, बिकॉज इट लैक रिपीटिशन, इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होता। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्योंकि इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होता। आगे आ जाइए। देखो, लिपिड इज नॉट अ पॉलीमर, रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इट लैक्स रिपीट, इसमें रिपीट नहीं होता, किसी भी यूनिट का रिपीट नहीं होता। अब आ जाओ पॉलीमर। पॉलीमर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होमोपॉलीमर होगा या फिर कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, एक ही बात है। या तो हम उसको हेट्रोपॉलीमर बोल दें या फिर हम उसको कोपॉलीमर बोल दें, एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना जरा, होमोपॉलीमर में क्या हो जाएगा? रिपीट ऑफ सेम यूनिट। क्या हो जाएगा? रिपीट ऑफ सेम यूनिट। ये देखो जरा, सेम 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 सेम, ऐसा पॉलीसेक्राइड्स में होता है। और इसका एक और एग्जांपल है काइटिन। याद रखना है, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन 2016 के पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें दिया हुआ था कि काइटिन इज अ हेट्रोपॉलीमर, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी है उसमें दे दिया गया है काइटिन इज अ होमोपॉलीमर। और एक चीज याद रखना, जैसे फिजिक्स के वो एटम वाले क्वेश्चन में हुआ कि क्या क्या सिलेक्ट किया गया, नई एनसीईआरटी को सिलेक्ट किया गया, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, वी विल फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो न्यू एनसीईआरटी। हम न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, और जो चीजें यदि वो ऐड करेगा उसको हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ऐड करते जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, हेट्रोपॉलीमर, जैसे आप देखो जरा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, तो यहां पर ये सभी न्यूक्लियोटाइड हैं, बट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है। तो यहां पर रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है, या फिर आप देखो जरा, रिपीटिशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड है। सो दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर। ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा, हेट्रोपॉलीमर। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। किसी को इसमें डाउट है? एक और चीज, सर कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं, वो जरूरी है गलत होना। आप इस बात को समझो। मैंने आपसे फिर बोला, आपको सिलेक्ट करना है, आप जवाब देना। आपको सिलेक्ट करना है, आपको नीट में ज्यादा नंबर लाना है, आपको नीट में ज्यादा नंबर लाना है, या फिर आपको, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूं। हमारे पास पोलिंग की फैसिलिटी नहीं है। आप देखो जरा, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया? पहला है, आपको क्या करना है, स्कोर वेरी गुड, स्कोर, स्कोर वेल,
इन एवरी टेस्ट। समझ में आ गया। और यहां पर दूसरा ऑप्शन आपके पास है स्कोर वेल इन नीट। क्लियर है। अब देखो जरा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि यहां पर आपको लेकर आना है, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, आप नोट्स तो हमेशा करिए, नोट्स के इमीडिएटली बाद आप थोड़ा सा चेंज। देखो, एक होंगे उन क्वेश्चंस को आप मार्क से, यदि आप जाओगे कि जो गलत हुआ है केवल उन वर्ड्स को एनसीईआरटी में मार्क करना है, तो आप अपने दिमाग को समझोगे। आप मारना, उसने मारा और वो स्लिप पे कैच आउट करके जाओ। नोट्स को इतनी पूछ कर दी सर ने, को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड का काम जानो। क्लियर हो गया। बोलो जरा जल्दी से, कौन सा आपको जो फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। अब आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बायोमोलिक्यूल को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है माइक्रोमोलिक्यूल, एक है मैक्रोमोलिक्यूल। याद रखना, तुरंत पढ़ा के एनसीईआरटी यहां पर साइड में ला के मैं ऐसे ऐसे करके चला जाऊं, तुमको लगेगा अरे वाह हमको सब बन गया, सर ने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी। सर ने कवर कर दी, तुमको सर को एग्जाम थोड़ी देना है, एग्जाम तुमको देना है। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो। समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चे मिलने के लिए जिनके 700 प्लस हैं, 690 प्लस हैं, कई सारे बच्चे आ रहे हैं। उनसे भी पूछ लेना। समझ में आ गया, उनसे भी पूछ लेना। और यहां पर कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती कि उनसे बुलवाया जाए कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो, ऐसे किया जाता था, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। मैं अकेला हूं, क्या क्या करूंगा। बात समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ सर, आप बायोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है, समझ में आ गया, उसको बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। ऑल मिनरल्स आ जाएंगे, मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड लिपिड्स। क्लियर हो गया। अब देखो जरा, लिपिड वेसिकल बनाता है, पॉलीमर नहीं बनाता, लिपिड वेसिकल बनाता है। वेसिकल जानते हो क्या होता है। तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो अब फिर से क्वेश्चन है, लिपिड इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 1000 डाल्टन। लिपिड फॉर्म वेसिकल, एज अ रिजल्ट its weight has increased, but it is not as a macromolecule. It is not considered as a macromolecule, but it is not considered as macromolecule. क्लियर हो गया। क्योंकि ये वेसिकल बना लेता है। क्या बना लेता है? वेसिकल। मैंने आपको बताया था वेसिकल क्या होता है, ये आपको बन जाएगा। अब देखो जरा, कैसे भी किसी भी लिविंग टिश्यू को, सभी को क्लियर हो गया, कैसे भी किसी भी लिविंग टिश्यू को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में उसको इस तरीके से क्रश किया। मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना है, उसको इस तरीके से ऐसे कलेक्ट, ऐसे उसको क्या करना है, क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद में उसको ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ में मिक्स कर दिया। किसके साथ में मिक्स कर दिया? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। किसके साथ में मिक्स कर दिया? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ में मिक्स कर दिया। अब क्या हो जाएगा, उसमें कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी। अब हम उसको क्या करेंगे? फिल्टर चीज क्लॉथ से करेंगे, या फिर हम उसको किससे करेंगे? कॉटन से करेंगे। किससे करेंगे? कॉटन से करेंगे। अब जब कॉटन से करेंगे तो आप देखना जरा, कुछ चीजें यहां बच जाएंगी कॉटन के ऊपर, जिसको हम रिटेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम रिटेंटेट बोलेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नीचे चली जाएंगी, जिनको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। समझना जरा। तो रिटेंटेट में कौन चीजें रहेंगी? जो एसिड में इनसॉल्युबल रहेंगी, जो एसिड में इनसॉल्युबल रहेंगी। और आप मुझे बताओ, फिल्ट्रेट में कौन सी चीजें रहेंगी? जो एसिड में सॉल्युबल रहेंगी। समझ में आ गया? जो एसिड में क्या रहेंगी? सॉल्युबल रहेंगी। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दो तरीके के बन गए, एक एसिड इनसॉल्युबल, एक बन गया एसिड सॉल्युबल। क्लियर हो गया। अब आप देखना जरा, फिल्ट्रेट के अंदर सारे एसिड सॉल्युबल चीजें चली जाएंगी, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड। लिपिड क्यों आ जाता है? क्योंकि लिपिड क्या फॉर्म करता है? वेसिकल।
मोनोसेक्राइड, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ऑल मिनरल्स। अब एसिड इंसॉल्युबल, जनरली मैक्रोमोलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। आप मुझे बताओ, एंड वन वन माइक्रोमोलिक्यूल लिपिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम है। लेकिन भाई साहब, लेकिन ये क्या करता है, आप मुझे बताना जरा, लेकिन ये क्या बनाता है, फटाफट आप मुझे बताइए जरा, लेकिन ये क्या बनाता है, लेकिन ये क्या बनाता है, बोले जरा, वेसिकल बनाता है, इस वजह से ये रह जाता है। तो आप देखिए जरा, लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल बट इट इज प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल विथ अदर मैक्रोमोलिक्यूल बिकॉज लिपिड फॉर्म वेसिकल, क्योंकि लिपिड वेसिकल बनाता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, विच मेक्स इट एसिड इंसॉल्युबल, सो इट इज प्रेजेंट इन रिटेंटेट। तो किस में प्रेजेंट होता है, रिटेंटेट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, रिटेंटेट में। एक मिनट रुकना जरा, क्लियर हो गया, बोलिए सर जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा, अब मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। क्लियर है, बोलो जरा, सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बहुत बार लिख के किया, फिर भी क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गए। वो तो होंगे ही ना, ये तो तुमको बता रहे हैं कि तुमसे क्या गलती हो गई, ये तो तुमको तुम्हारे दिमाग से दोस्ती करवा रहे हैं कि तुम जानो कि तुम इतना पढ़ने के बाद भी यदि गलत कर रहे हो तो तुम कौन से पॉइंट को मिस कर रहे हो। अब यदि मान लो सचिन बोलने लगे कि मैंने 450 से ज्यादा मैचेस, वनडे मैचेस खेले, फिर भी मैं 0 पे आउट हो जाता हूं, तो ये कोई बात हुई? डॉन ब्रैडमैन, यदि आपने नाम सुना हो, 99.94 का उनका एवरेज था टेस्ट में। आखिरी मैच में 0 पे आउट हो गए थे। उससे पहले ऑलमोस्ट हर मैच में उनका जो एवरेज स्कोर था ना, वो मतलब टेस्ट मैच में, हर टेस्ट मैच में उनका 100 रन हुआ करता था, उसमें आउट हो गए। तो भाई ये तो पता चलेगा ना तुमको, ये तो तुमको पता चलेगा। और यदि तुम ऐसे हो जाओ, तुम तो ऐसे भी कंडीशन आएगी, तुम वही एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट जो दोगे, जो ट्रीटमेंट बिल्कुल बिल्कुल आइडियल ट्रीटमेंट है, तुम ट्रीटमेंट दोगे, पेशेंट मर जाएगा, फिर तुम क्या बोलोगे, हम तो चले परदेसी हो गए, है ना? ऐसा तो इस बात को समझो, आपको धीरे धीरे चीजों को समझना होगा। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। समझ में आ रहा है? संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो आगे बढ़ जाए। तो मुझे बताओ, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ COOH ग्रुप है। तो मुझे बताना जरा, अब इसका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो एक तरफ अमीन, एक तरफ एसिड, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ एक्स इज ऑलवेज वेरिएबल। क्लियर हो गया? तो अब देखो जरा, इसका हम क्या करा दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करा दे रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, सब्स्टिट्यूशन करा दे रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, ये मीथेन है, एक को सब्स्टिट्यूट कराया किससे, NH2 ग्रुप से, दूसरे को कराया COOH से, तीसरे को किससे करा दिया, आप मुझे बताओ, X से। और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट है, तो अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब जरा ध्यान देना, दिस इज अ बेसिक ग्रुप जिसका काम है H+ आयन एक्सेप्ट करना, दिस इज अ एसिडिक ग्रुप जिसका काम है डोनेट करना H+ आयन, जिसका क्या काम है, डोनेट करना H+ आयन। तो जब ये डोनेट कर देगा H+ आयन तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। टू अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट इन अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई दे फॉर्म ज्विटर आयन। ये क्या बनाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, ज्विटर आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, ज्विटर आयन बनाएंगे, बन जाएगा। मोर देन 150 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन नेचर। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, नेचर में 150 से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट है, जिनमें से केवल 20 का इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। समझ में आ गया? बट ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्लांट इनमें से 20 के 20 अमीनो एसिड बना लेता है, लेकिन हम नहीं बना पाते, एनिमल्स नहीं बना पाते। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जिसकी जरूरत है उन सभी को हम नहीं बना पाते, जिनकी जरूरत है उनको हम नहीं बना पाते। और जब हम उनको नहीं बना पाते, जब हम उनको नहीं बना पाते तो हमको उनकी जरूरत है,
किस में? अपने खाने में। किसकी जरूरत है? अपने खाने में। सभी को पूरा क्लियर हो गया? उसको बोल देते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। तो मुझे बताओ जरा, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड का याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा? टीवी मिल पाथ। मुझे बताओ जरा, अब इसमें दो बार टीवी आ रहा है, एक टीवी सबसे ऊपर आ रहा है, एक टी सबसे ऊपर आ रहा है, एक टी सबसे नीचे आ रहा है, 9th पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका नाम 309। और ये सबसे ऊपर आ रहा है तो भैया ऊपर लगा होता है फैन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन बन जाएगा। बाकी आप मुझे बताओ, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन। याद रखना यही गड़बड़ होता है कि फिनाइल एलेनिन के बाद आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, आइसोल्यूसिन के बाद क्योंकि ल्यूसिन आ गया तो बच्चे क्या करते हैं? फिनाइल एलेनिन के बाद एलेनिन कर देते हैं। एलेनिन नहीं है ये, क्या है? अब मुझे बताओ जरा, क्या है ये? आर्जिनिन। क्लियर हो गया? और लास्ट में क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन। इसके अलावा जो भी बच गए, इसके अलावा जो भी बच गए मैं आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा। तो 5 बार इसको पहले आप अपनी कॉपी में लिखो, 5 बार रफ कॉपी लेके बैठा करो, 5 बार उसको लिखो। देखो, आप यहां पर केवल क्लास अटेंड करने नहीं बैठे हो, यहां पर आप सिलेक्ट होने बैठे हुए हो। और जब सिलेक्ट होने बैठे हुए हो तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने एक बार कराया तो आपको 5 बार करना पड़ेगा। और यदि कर लोगे, और मैं आपको बात बताऊं, जितना रिपीटिशन बढ़ता है ना, उतना टाइम रिवीजन का कम होता जाता है। शुरू में लगेगा 2-3 रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि टाइम बहुत कम लगेगा। और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, आपका सिलेक्शन का परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा, चांसेस बढ़ते जाएंगे। बोलो जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाता हूं। बन जाएगा? आगे बढ़ जाएं, चलिए जरा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप देखो ये एक्स वेरिएबल ग्रुप है। यदि इस वेरिएबल ग्रुप को मैंने किससे चेंज कर दिया? हाइड्रोजन से। तो मुझे बताओ, ये वेरिएबल ग्रुप सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है। और मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो कार्बन है, इसके दो ग्रुप बिल्कुल सेम है। इट इज अ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। इसका टेस्ट स्वीट होता है, इसका टेस्ट स्वीट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। अब देखो, टू ग्रुप्स आर सेम इन ग्लाइसिन, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अरे सभी को बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये देखो जरा, तो ये कैसा है? ए किरल है या किरल है? ए किरल, किरल का मतलब तो डिफरेंट होता है। अब देखना जरा, यदि इस एक्स की जगह मैंने CH3 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ, एलेनिन। लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH बना दिया तो सीरीन। अभी याद कराऊंगा, यहां पर इसके साथ में फिनाइल लगा दिया तो क्या बन गया? फिनाइल एलेनिन। लेकिन ऊपर ये लगा दिया तो क्या बन जाएगा? टायरोसिन। क्या बन जाएगा? टायरोसिन। तो अब आप जरा एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए जरा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ जरा, क्विक रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि यदि ये XH है तो ग्लाइसिन होगा, यदि ये XCH3 है तो ये एलेनिन होगा। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ, OH लग गया तो सीरीन होगा। और इस सीरीन के बारे में हम पढ़ेंगे, कब आएगा? सीरीन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक काम करो जरा, सीरीन के कार्बन टोटल काउंट करके बताओ, 1, 2 और 3। सीरीन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सीरीन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर इसमें कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। ये क्या कहलाएगा? सीरीन। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताना, यदि यहां पर मैंने क्या लगा दिया, फिर से आप मुझे बताओ, मैंने CH3 लगा दिया तो एलेनिन,
उसके साथ में फिनाइल तो फिनाइल एलेनिन, उसके साथ में यदि OH लगा दिया तो टायरोसिन। क्लियर हो गया। और मुझे बताओ जरा, ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि भाई यदि नॉर्मल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है तो इसमें OH को जोड़ देगा तो टायरोसिन बन जाएगा, लेकिन यदि डिफेक्टिव है तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये डिपॉजिट होगा ब्रेन में और एक्सक्रीटेड होगा किडनी के थ्रू, बन जाएगा। एक बार जल्दी से देख लो, फिर मैं आपको पूरा एक बार लिख के भी करा दूंगा। यदि यहां V बन रहा है तो वैलिन, यदि Y बन रहा है तो ल्यूसीन। क्लियर है। आप मुझे बताना जरा, एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं, एसिड का काम होता है डोनेट करना H+ आयन। एसिड क्या डोनेट करता है? H+ आयन को डोनेट करता है। और यदि एसिड H+ आयन को डोनेट करेगा तो मुझे बताओ, जब पॉजिटिव को निकालेगा तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, नेगेटिव। इस संडे टेस्ट नहीं है, ठीक है। इस संडे आपको इसीलिए गैप दिया है कि आप बैकलॉग कवर कर सको। क्या कर सको? आप बैकलॉग कवर कर सको। क्लियर है। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? डोनेट H+ आइन। अब देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज ये एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रल होते हैं ना वो डोनेट करेंगे ना वो एक्सेप्ट करेंगे। सल्फर कंटेनिंग में सल्फर होगा। अब आप मुझे बताना जरा, एसिडिक अमीनो एसिड या बेसिक अमीनो एसिड ये दोनों ही पोलर होते हैं। आप जानते हो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेंगे? इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। तो क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? आप मुझे बताइए जरा, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन होगा, मुझे बताना जरा जल्दी से, तो ये हाइड्रोफिलिक कहलाएंगे। लेकिन न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं है तो इसका रिपल्शन होगा, तो ये कैसे हो जाएंगे? हाइड्रोफोबिक। अब आप मुझे बताओ, एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बहुत सिंपल सा है। यदि एक कार्बन के साथ में COOH है तो एस्पार्टिक एसिड, यदि दो के साथ में है तो ग्लूटामिक एसिड, यदि दो के साथ में है तो ग्लूटामिक एसिड, और यदि इसके OH को चेंज कर दिया NH2 से, सो इट विल बिकम अमाइड। इसको चेंज कर दिया सो इट विल बिकम अमाइड। ये क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना जरा, बेसिक अमीनो एसिड दे हैव नेट पॉजिटिव चार्ज और एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर प्रेजेंट इन हिस्टोन प्रोटीन एंड प्रोवाइड्स पॉजिटिव चार्ज टू हिस्टोन ऑक्टामर। ये हिस्टोन ऑक्टामर्स को क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, जिससे नेगेटिव चार्ज DNA उसके चारों तरफ रैप हो सके। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए। फिर आप मुझे बताइए सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर कंटेनिंग कौन कौन हो जाएगा? यदि आप मुझे बताओ, देखो, एक है सिस्टीन, एक है मिथ्योनिन। यदि कम कार्बन के साथ में है तो सिस्टीन, यदि मैनी कार्बन के साथ में है तो आप मुझे बताओ मिथ्योनिन बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको बताया था इंडोल एसिडिक एसिड, बताया था मैंने आपको इंडोल एसिडिक एसिड कैसे बनाया था। ये इंडोल कंपाउंड है, ये पूरा ट्रिप्टोफैन कहलाएगा। इसको रिमूव कर देंगे, इसकी जगह COOH लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इट विल बिकम इंडोल एसिडिक एसिड। दिस इज अ नेचुरल ऑक्सिन, दिस इज अ नेचुरल ऑक्सिन। तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, जरा एक बार इसको फटाफट आप जरा एक बार बनाओ इसको। देखो कि आप इसको बना पा रहे हो या आप इसको नहीं बना पा रहे हो। यदि नहीं बना पा रहे हो तो फिर मैं बना के बताता हूं। जल्दी से इसको करो। देखो, एक चीज को आप समझो। आप जैसे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार देखा भी होगा। जैसे मान लो आप लोग जब क्लास में, जैसे मान लो कोई नए टीचर आए क्लास में, आपके स्कूल की बात कर रहे हैं। मान लो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है मान लो 60। वो पहले दिन आके आपसे पूछेंगे, सारे बच्चों के नाम पूछेंगे, आप लोगों के पेरेंट्स का नाम पूछेंगे, ठीक है, आपकी हॉबीज पूछ लेंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। सबका नाम पूछ लिया, क्या उनको सबका नाम याद हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताना, यदि वो क्या करे, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना जरा। यदि मान लो वो रोज 60 बच्चों के नाम पूछें, तब भी उनको सबके नाम याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि वो आज केवल 2 बच्चों के नाम पूछ ले, ठीक है, कल 2 बच्चों के नाम पूछ लें, परसों 2 बच्चों के नाम पूछ ले, तो आप मुझे बताओ 30 दिन में उनको सारे 60 के 60 बच्चों के नाम याद हो जाएंगे। और ऐसे वो यदि 60 बच्चों के नाम यदि रोज बोलेंगे
तब भी उनको कई महीने लगेंगे और एक्यूरेसी नील रहेगी। तो हमेशा इस चीज का याद रखना। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपको किन किन जगहों पर, किन किन जगह पर आपको याद करने में दिक्कत होती है। जैसे सबसे पहला एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स, हम यदि बायो की बात करें, एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स, पहली चीज क्लियर हो गया। अब तो मिनरल न्यूट्रिशन हट गया तो जरूरत ही नहीं है। एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स पहला हो गया। केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री में आप मुझे बताना जरा नेमिंग रिएक्शन, और उसके आप मुझे बताओ रिएजेंट्स, है ना, रिएजेंट्स, नेमिंग रिएक्शन और रिएजेंट्स, क्लियर है। फिजिक्स के फॉर्मूले तो आप रोज क्या किया करो, दो दो तीन तीन बस ये किया करो, समझ में आ गया, ज्यादा मत किया करो, आप रोज करो, आप रोज करो, आप देखो जरा आपको मजा आ जाएगा। आप रोज करके देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी बड़ी बड़ी चीजें, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं, जो पी ब्लॉक की है, मेटलर्जी की रिएक्शंस हैं, ये जो रिएक्शन हो गए, इनको आप क्या करो, अपनी डायरी में रोज दो दो लिखा करो, रोज दो दो लिखा करो। दो फिजिक्स के फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है, दो नेमिंग रिएक्शंस लिख लिए। टोटल यदि नेमिंग रिएक्शंस की बात की जाए, सारी मिला ली जाए तो मैक्सिमम 50 है, इससे ज्यादा नेमिंग रिएक्शंस नहीं है। सारे रिएजेंट्स को यदि एक जगह लिख लिया जाए तो मैक्सिमम जो रिएजेंट्स है वो 125 है। आप उनको आराम से कर सकते हो, और जब वो खत्म हो जाए फिर से वापस उनको रिवाइज। तो देखो, इनसे आप परफेक्शन लाओगे। और याद रखना, नीट डिमांड परफेक्शन, नीट परफेक्शन को डिमांड करता है, ना कि वो बहुत नॉलेज को डिमांड करता है। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम टाइम में आपके दिमाग में क्लाउडिंग हो जाएगी। तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि आप क्या करिए कि आप उसको क्या करो, दो दो को आप बनाते जाओ, दो दो को आप बनाते जाओ। एक आपकी फिजिक्स की डायरी हो, एक आपकी केमिस्ट्री की डायरी हो, खत्म काम। जैसे आपको मान लो पॉरीफेरा के एग्जांपल्स याद हो गए, तो आप इसके बाद में आप दूसरा सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स आप याद कर लो। एक हफ्ते आप सिलेंट्रेटा के एग्जांपल्स आप याद करो, उसके बाद एक हफ्ते आप टीनोफोरा के एग्जांपल्स याद करो। तो आप खुद ही धीरे 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 उसको याद करना शुरू करो। आप अपनी स्टडी को जितना बैलेंस करोगे, जितना आप अपनी स्टडी को बैलेंस करोगे, उतना बेटर रहेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको लिखो। कैसे लिखोगे, कुछ मत करो, एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी उठा के उस एनसीईआरटी को देख के रफ कॉपी में लिख डालो, ठीक है। रोज हैबिट डालो कि मुझे 2 पेज लिख डालने हैं, बस रोज मुझे 1 या 2 पेज एनसीईआरटी का लिख डालना है। आप रोज लिख डालो, आप देखो इसका कितना ज्यादा मिरेकुलस इफेक्ट होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप सब के सब, क्योंकि देखो गलतियां इन्हीं जगह पर होती है। आप समझना जरा, बहुत ज्यादा जगह पर गलतियां नहीं होती, गिनी चुनी जगह होती है जहां पर 99.99% स्टूडेंट गलतियां करते हैं, और जो नहीं करते वही आगे चले जाते हैं, जो करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंस होता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? तो बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एलेनिन। क्या हो जाएगा इसका नाम? एलेनिन। OH लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीरीन। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। टायरोसिन। क्या नाम हो जाएगा? टायरोसिन। अरे बन जाएगा टायरोसिन। आप मुझे बताओ, कम लग गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। एस्पार्टिक एसिड। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज ग्लूटामिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि यही बदल जाता है किसमें? वैलिन में, तो सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। कम यदि है तो क्या हो जाएगा? सिस्टीन। कम यदि है तो क्या हो जाएगा? सिस्टीन। मैनी है तो क्या हो जाएगा? मिथियोनिन। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। मिथियोनिन। क्लियर हो गया? यदि V बन रहा है तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। वैलिन। क्या बन जाएगा? वैलिन। और यदि Y बन रहा है तो क्या हो जाएगा? ल्यूसीन। क्या हो जाएगा? ल्यूसीन बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? इसी कार्बन को उठा के यदि यहां लगा दो तो आइसोल्यूसिन बन जाता है। तो क्या इतना सभी को अच्छे से याद हो गया? क्या इतना सभी को अच्छे से याद हो गया? मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या इतना सभी को अच्छे से याद हो गया? हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो, एक बहुत ही स्पेशल अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है गाबा।
जिसका नाम होता है गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम होता है आप मुझे बताओ जरा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। और ये गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो होता है, गामा डज नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रोटीन सिंथेसिस, ये किसी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। इट एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। अब आप मुझे बताओ बॉन्ड्स इन प्रोटीन। तो प्राइमरी बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। और मुझे बताओ जरा, एक अमीनो एसिड से OH आ जाता है, एक से हाइड्रोजन निकल जाता है तो पानी निकल गया, तो यहां पर CONH बन गया। अब इसी तरीके से चेन लंबी होती जाएगी, और जब चेन लंबी होती जाएगी तो इसमें एक पेप्टाइड होगा या एक से ज्यादा पेप्टाइड होगा, इसके अंदर एक से ज्यादा पेप्टाइड होगा। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देंगे? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। क्या बोल देंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड्स इन प्रोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड्स इन प्रोटीन। सभी को क्लियर हो गया? तो मुझे बताना जरा, चाहे कितना भी बड़ा पॉलीपेप्टाइड हो जाए, हमेशा उसके एक किनारे पर नाइट्रोजन होगा N टर्मिनल, उसके एक किनारे पर कार्बन होगा C टर्मिनल। क्लियर हो गया? और बीच में क्या होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड है तो इनको हम पॉलीपेप्टाइड बोल देंगे। अब आ जाओ बॉन्ड नंबर 2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड नंबर 2 की। तो बॉन्ड नंबर 2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड नंबर 2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर H और X है, H और X है, इफ X हैज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 और ग्रेटर देन 3, तो ऐसे में क्या होगा? ये जो X है ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बोलिए जरा जल्दी से, ये क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? ये शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा ही दूसरी भी कोई स्पीसीज हो गई, वो भी खींच रहा है, तो इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से मुझे बताओ, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड pH चेंज। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड pH चेंज। अब मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये शेयर्ड पेयर्ड हैं, इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। आगे आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आप जरा ध्यान से देखना, ये एसिडिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द एसिडिक ग्रुप। दिस इज द एसिडिक ग्रुप। और ये जो एसिडिक ग्रुप है, आप मुझे बताना जरा, इसमें कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने H+ आयन को डोनेट कर दिया। ये बेसिक है, क्योंकि इसने H+ आयन को एक्सेप्ट कर दिया। तो इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। आयंस के बीच में बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन आयन, द बॉन्ड बिटवीन आयन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू pH चेंज। क्यों? यदि मान लो हमने एसिड डाल दिया, तो इसका मतलब हमने H+ को डाल दिया, वो H+ इससे जुड़ जाएंगे। यदि हमने बेस को डाल दिया, तो आप मुझे बताओ जरा, बेस क्या करेगा? इसको खींच लेगा, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। सभी को एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताना, जैसे ये मिल्क है, तो मिल्क में आप मुझे बताइए जरा, क्या होता है? मिल्क में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन केसिन प्रोटीन होता है, उसके बीच में आयनिक बॉन्ड होते हैं। जैसे ही हम एसिड को ऐड करते हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, और लैक्टोबैसिलस क्या सीक्रेट करेगा? लैक्टिक एसिड। दिस लैक्टिक एसिड विल ब्रेक, क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से कर्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से कर्ड बन जाएगा। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको इतना पूरा अच्छे से याद हो गया? क्या आपको पूरा इतना अच्छे से याद हो गया? बोलिए जरा जल्दी से। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? एक बच्चा पूछ रहा है, सर त्रिफला की गोली धूप में। बेटा, कोई भी चीज जो ऐसी होती है ना, जो दवाइयों वाली होती है, उसको धूप में नहीं सुखाया जाता। उसको आप अपने उसमें वैसे कर लो, क्योंकि धूप का फिर अलग इफेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो उसको सुखा लो और आपको बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट होगा उससे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं। आप क्या करो, त्रिफला चूर्ण लो, डाबर का आता है, बहुत बढ़िया आता है।
आप उसमें मतलब कुछ भी ले सकते हो। आप आंवले का जूस आता है, पतंजलि का आता है, दोनों को आप मिक्स करो, ऐसे एक बाउल में लो, बढ़िया से उसका ऐसा पेस्ट बना लो, बिल्कुल ऐसा पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद में जितनी बड़ी हाजमोला होती है ना, उतनी बड़ी बड़ी उसकी छोटी छोटी ऐसी टैबलेट्स बना लो, और मतलब ऐसी बना लेना कि वो बिल्कुल गोल कर लो, वरना वो इतनी सूख के इतनी हार्ड हो जाती है कि आपके गले में फंसेंगी। समझ में आ रहा है? उसको बिल्कुल छोटी छोटी बना लो, और बनाने के बाद में 5-6 टैबलेट सुबह उठे खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लिया। रात को जब है सोने से पहले 5-6 जो टैबलेट हैं छोटी छोटी सी, उसको गुनगुने पानी के साथ ले लिया। आप 1 महीने के अंदर आप मुझे इफेक्ट बताना, आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, आपको आई साइड में जो प्रॉब्लम होती थी वो खत्म हो जाएगी, आपको पेट में जो दिक्कत होती थी वो आपको खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया सर? फिर आपको कैसे हो गया? एक्चुअली एक बैक्टीरिया की वजह से हो गया। एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो कहीं आ गया होगा, किसी फूड में, वाटर में, किसी चीज में आ गया होगा, तो उसने मल्टीपल अल्सर करा दिए थे पेट में। समझ में आ गया? तो उसके लिए बैक्टीरिया या वायरस के लिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आपकी बॉडी को, क्योंकि इसमें 3 चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। आपके हेयर्स में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, आपके नेल्स में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, आपकी स्किन में चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। समझ में आ गया? अपने आप आपको ये सारे चेंजेस 1 महीने के अंदर दिखने लगेंगे। आप इसको करके देखो और आपको काफी एनर्जेटिक टाइप का भी फील होगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है ये। क्लियर हो गया? बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। और यदि इसकी पोटेंसी को बढ़ाना चाहते हो, और ज्यादा यदि इसकी पोटेंसी को बढ़ाना चाहते हो, तो केले का जो पत्ता होता है ना, ठीक है, पेस्ट बना के केले के पत्ते के ऊपर उसको जो है ना वो डाल देना। समझ में आ गया? केले के पत्ते के ऊपर उसको ऐसे बिछा देना, उस पेस्ट को, छोटी छोटी टैबलेट उसी के ऊपर बना के रख देना। एक्चुअली जो केले का पत्ता होता है ना, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इसीलिए साउथ इंडियन लोग उसी के ऊपर सब कुछ फैला के, गरम खाना फैला के, और फिर उसको खाते हैं, जिससे वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए जरा, क्योंकि देखो आप इस बात को समझना, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। आपकी चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो, यदि ये 2 चीजें आपकी फिट है ना, तभी आप किसी चीज को अचीव कर पाओगे। याद रखना, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली आप यदि फिट रहोगे तो डेफिनेटली आप चीजों को अचीव कर पाओगे। सभी को क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, धूप में सिखा दिया, अभी कुछ दिन यूज कर लो, जब दूसरा बनाओगे तब फिर उसको वैसा कर लेना। ठीक है? सभी को क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, तो मुझे बताइए डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। मुझे बताओ 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। सिस्टीन में कम कार्बन है, मिथ्योनिन में ज्यादा कार्बन है, बन जाएगा। तो ये सभी को क्लियर हो गया। और ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे तो बहुत जगह होता है जो, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो कौन कौन है? एक तो इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट है, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर प्रेजेंट है। इसी इंसुलिन के स्ट्रक्चर के लिए फ्रेडरिक सैंगर को नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर हो गया? फ्रेडरिक सैंगर को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। कितनी बार नोबेल प्राइज मिला है? 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब मुझे बताइए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो आप देखो ये डर का सहारा है। यहां पर आप देखना ये अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड में ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल ग्रुप हैं। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप हैं आप मुझे बताओ जरा, कौन से ग्रुप है? दीज आर द न्यूट्रल ग्रुप। ये कौन से ग्रुप हैं आप मुझे बताइए जरा? न्यूट्रल ग्रुप। और ये न्यूट्रल ग्रुप क्या हो जाएंगे? वाटर इनको रिपेल करेगा। क्या करेगा? वाटर इनको रिपेल करेगा, तो ये आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। ये क्या कर लेंगे? आपस में एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए पानी की बोतल में मैंने 1 चम्मच क्या डाल दिया? मान लो 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, फिर मैंने 1 और चम्मच ऑयल डाल दिया, फिर मैंने 1 और चम्मच ऑयल डाल दिया। अब मैंने उसको शेक करके ऐसे छोड़ दिया, तो आप देखोगे कि जितना भी ऑयल है वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलेंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। तो मुझे बताओ टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं? सबसे पहला बॉन्ड कौन सा होगा? सबसे प्राइमरी, सबसे पहला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जो किसके बीच में बनता है? 2 अमीनो एसिड के बीच में बनता है, वाटर के निकलने से बनता है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CONH। दूसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कब बनेगा आप मुझे बताओ जरा? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा
जब आप मुझे बताइए हाइड्रोजन कनेक्ट होगा ऐसे एटम से जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा हो, तब क्या हो जाएगा कि आप मुझे बताइए वो जो दूसरा एटम है वो इसके शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो दूसरा एटम है उसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही पेयर्स जब होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इनमें क्या बन जाएंगे? बॉन्ड बन जाएंगे। तीसरा, इसकी वजह से आप मुझे बताओ दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, एक बनता है अल्फा हेलिक्स, एक बनता है बीटा प्लेटेड शीट। यदि सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बीच में यदि पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो अल्फा हेलिक्स बनता है। ऐसा स्ट्रक्चर कैरेटिन में होता है, ऐसा स्ट्रक्चर कैरेटिन में होता है। दूसरा, आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा प्लेटेड शीट। हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा प्लेटेड शीट। तो जो बीटा प्लेटेड शीट होता है वो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होते हैं और उन एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा आप मुझे बताना जरा? उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिल्क में। किसमें प्रेजेंट होता है? सिल्क में। आपको पता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क होता है, सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी का सिल्क इंडिया में होता है। इसके बाद आप मुझे बताइए आयनिक बॉन्ड। अब आप जानते हो कि कुछ एक्स ग्रुप ऐसे होंगे जो एसिडिक होंगे, मतलब उनमें नेगेटिव चार्ज। कुछ एक्स ग्रुप ऐसे होंगे जो बेसिक होंगे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा? एक अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इसको हम क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा? आयनिक बॉन्ड। इसके बाद आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आप जानते हो कैसे बनता है, ये भी आप जानते हो। अब आप मुझे बताना स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? आप मुझे बताओ प्राइमरी स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। रीस्टार्ट 2.0 जरूर आएगा, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अभी अभी बना हुआ, अभी अभी बना हुआ, अभी अभी बना हुआ। आप मुझे बताना जरा, जस्ट अभी बना हुआ प्रोटीन जिसके अंदर केवल और केवल पॉलीपेप्टाइड, जिसके अंदर केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो जरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाएंगे। यदि इंट्रामोलिकुलर आ गए तो अल्फा हेलिक्स, यदि इंट्रामोलिकुलर आ गए तो अल्फा हेलिक्स, और यदि आप मुझे बताओ इंटरमोलिकुलर हो गए तो बीटा प्लेटेड शीट। क्या हो जाएगा? बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगा। आगे आ जाइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। ये देखो जरा, यहां पर मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसने क्या कर लिया? अट्रैक्ट, तो इसकी वजह से ये टर्न हो गया। इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसने अट्रैक्ट कर लिया, ये टर्न हो गया। तो इसकी वजह से आप मुझे बताना जरा, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड की वजह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जो कैरेटिन में होता है। आप मुझे बताइए जरा, इसी कैरेटिन की कमी की वजह से हेयर, नेल, स्किन, ये सब खराब होते हैं। समझ में आ गया? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। आगे आ जाइए। अब बीटा प्लेटेड में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से एक प्लेट की तरह बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर सिल्क में होता है। अब देखो जरा कोलेजन। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल वर्ल्ड। आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड तो आंसर रूबिस्को जाएगा, लेकिन एनिमल वर्ड पूछा जाए तो आंसर कोलेजन जाएगा। हम आगे एक साथ लिखेंगे। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल पूछा जाए तो सेल्यूलोज जाएगा। तीनों को एक साथ हम लिखेंगे। क्लियर है? जब तीनों के बारे में पढ़ लेंगे तो ये सभी को क्लियर हो गया। इसमें ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर, यदि सिंगल पॉलीपेप्टाइड में जितने तरह की फोल्डिंग हो सकती है, जितने भी तरह की फोल्डिंग हो सकती है, यदि वो फोल्डिंग हो जाए ऑल द, आप मुझे बताओ तो उसको क्या बोलेंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये किस में प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स में। ये किस में प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है और मायोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, यहां पर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हैं और इनमें आपस में फोल्डिंग हो गई, दो अल्फा दो बीटा, दो अल्फा दो बीटा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन में। किस में होता है? हीमोग्लोबिन में। अब देखना,
मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट क्रूशियल स्ट्रक्चर बिकॉज टर्शरी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन ऑल द एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मुझे बताओ मायोग्लोबिन में टर्शरी स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ये देखो जरा, ये एक सिंगल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इसीलिए इसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ, यदि हम ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाए, यदि हम ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाए, सो ये किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा? बताइए जरा। इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट और इट विल शिफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, 4 पॉलीपेप्टाइड 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो गई और हर एक पॉलीपेप्टाइड एक एक ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो टोटल ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? टोटल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। सभी को क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप मुझे बताइए जरा, डीनेचुरेशन और मिसफोल्डिंग क्या होती है? देखो, यदि टेम्परेचर और पीएच चेंज कर दिया जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये सभी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। लेकिन मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, मिसफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? कि एबनॉर्मली फोल्डिंग हो जाए। कैसी फोल्डिंग हो जाए? एबनॉर्मली फोल्डिंग हो जाए। यहां अनफोल्डिंग हो रही है, यहां एबनॉर्मली फोल्डिंग हो रही है। ऐसा होता है प्रियॉन्स में और ऐसा होता है अल्जाइमर के केस में। अल्जाइमर में एक प्रोटीन होता है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, इसमें एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाती है और ये जाके ब्रेन में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डिजनरेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? ब्रेन डिजनरेशन होने लगता है। तो याद रखना, दिस इज अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ओल्ड एजेस में होता है। ये फिर हमने रिवाइज किया था, सभी को अच्छे से याद है? सभी को अच्छे से याद है? एक बार लिख के रिवाइज करो, एक बार सभी लोग इसको लिख के रिवाइज करो, फटाफट इसको लिख के रिवाइज करो। बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? आप मुझे बताओ, इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे? टीवी मिल पाथ। कौन से हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? टीवी मिल पाथ। क्लियर हो गया? टी से ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, ये सभी के सभी आप मुझे बताओ क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमको इनकी जरूरत है कि ये हमारे खाने में प्रेजेंट होना चाहिए। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, अब आप मुझे बताओ जरा, ये सब तो हमने रिवाइज किया था, जो अभी हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया। अब देखो, कुछ होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन और कुछ होते हैं फाइब्रस। ग्लोब्यूलर और फाइब्रस के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां जरूरत नहीं है। ग्लोब्यूलर सिंपल से जो घुल जाते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, वो ग्लोब्यूलर कहलाते हैं, लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं वो फाइब्रस कहलाते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइब्रस होते हैं। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ग्लोब्यूलर गोल गोल होते हैं, ये फाइबर जैसे होते हैं। आगे आ जाइए। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहला आप इसको समझना, क्यों हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो जाएगा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या मतलब हो जाएगा? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहां पर आप देखना, जो रेशियो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, वही रेशियो किसमें होता है? आप मुझे बताना जरा। वही रेशियो प्रेजेंट होता है किसमें? बोले जरा जल्दी से, किसमें प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसा प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? चाहे आप ग्लूकोज देख लो, चाहे आप सुक्रोज देख लो। क्लियर हो गया? अब आ जाओ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका केमिकल नेम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो मुझे बताओ जरा, पॉली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो जाएगा? OH। बहुत सारे OH लगे हुए हैं और या तो वो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। यदि एल्डिहाइड होगा तो हम एल्डोस शुगर बोलेंगे, कीटोन होगा तो कीटोस शुगर बोलेंगे। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोस शुगर बोलेंगे, कीटोस होगा तो कीटोन शुगर बोलेंगे। बन जाएगा? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, मोनोसैक्राइड में आप मुझे बताना, एक ही शुगर होती है, सिंगल शुगर यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज मोनोसैक्राइड। क्लियर हो गया? 2 शुगर यूनिट है तो डाइसैक्राइड। 2 से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अभी हम ओलिगोसैक्राइड की बात नहीं कर रहे। क्लियर हो गया? मल्टीपल है
बहुत सारे हैं, मैनी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीसेक्राइड। इसीलिए देखो मैंने मैनी बोला है, क्लियर हो गया। और यहां पर आप देखना, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल होता है, तो क्या मैं इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH2O बना के यहां 6 या यहां X लिख सकता हूं। लेकिन आप देखना जरा, यहां पर डाइसेक्राइड के केस में कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर इक्वल नहीं होता, इस वजह से CxH2OY लिख सकते हैं। यहां पर भी ऐसा ही होता है, तो यह आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर आप मुझे बताओ जरा, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्लियर हो गया, मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। अब आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में मुझे बताओ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो मुझे जरा आप जल्दी से बताना, यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम कार्बन की चेन बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 कार्बन की चेन, सेकंड नंबर एल्डोज और कीटोज बना दो। क्या बना दो, एल्डोज और कीटोज बना लो। तीसरा नंबर नंबरिंग कर लो। समझ में आ गया। आप जानते हो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे पास होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सबसे पास होना चाहिए, छोटे कार्बन पर होना चाहिए। जो छोटा हो जाए, तो यहां 1 पर है, यहां पर 2 पर है। अब क्या करो, इस ऑक्सीजन को सेकेंड लास्ट से जोड़ दो, इस ऑक्सीजन को सेकेंड लास्ट से जोड़ दो, और बाकी जितने बच गए सब जगह पर OH लगा दो, जितने बच गए सब जगह पर OH लगा दो। तो इसकी वजह से 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, इसकी वजह से 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। इसको हम बोल देंगे, इसको बोलेंगे 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड एज फ्यूरानोज फ्रक्टोज। आप मुझे बताओ जरा, ये ऐसा स्ट्रक्चर किस में होता है, फ्रक्टोज में। तो मुझे बताओ, फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर, फ्रक्टोज इज अ कीटो शुगर। और आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज इज अ एल्डोज शुगर बन जाएगा। ये पायरानोज है, ग्लूकोज। सभी को क्लियर हो गया। अब आपको मैंने C5H10O5 का स्ट्रक्चर बनाने बताया था, तो मुझे बताइए क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब जिनसे नहीं बना वो लोग देखते जाओ, मैं बनाते जा रहा हूं, आप लोग समझते जाना। पहला स्टेप मुझे बताइए जरा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हमको क्या बनाना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले स्टेप में हमको क्या बनाना है, हमको कार्बन की चेन बनानी है। तो मुझे बताओ यहां पर कितने हैं, बोलिए जरा जल्दी से, 5। तो बना दो 5, 1 2 3 4 5 बना दिया मैंने। इसी तरीके से आप मुझे बताइए जरा, यहां पर भी मैं क्या बना दे रहा हूं, 5। दोनों जगह पर मैं क्या बना दे रहा हूं, 5। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको एल्डोज या कीटोज बनाना है। एल्डोज में किनारे पर लगा दिया, कीटोज में आप मुझे बताओ थोड़ा सा अंदर लगा दिया, ये लगा दिया। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप आप मुझे बताओ जरा, नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग कर लेते हैं, आप मुझे बताइए 1 2 3 4 5। यहां पर भी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5। ये हमने नंबरिंग कर ली, सभी को क्लियर हो गया। अब जितने भी बच गए सब जगह पर OH लगा दो। अभी हमको कोई मतलब नहीं है लेफ्ट में या राइट में, हमको बस बचे हुए पर OH लगाना है। जितने कार्बन बच गए सब पर OH लगा दो, सब पर OH लगा दो, जितने कार्बन